नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ और व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस पर बहुत तीखा हमला करते हुए कहा, इनको गांव में घुसने नहीं देना है। आरएसएस के लोग चूहा की तरह घुसकर समाज को तोड़ने का काम करेगा। ये शब्द हैं हेमंत सोरेन का। यह बयान चुनाव की तैयारियों के तहत एक जनसभा में आया है। अभी एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की चुनावी तैयारियों के मद्देनजर एक चिट्ठी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को लिखी। इसमें उन्होंने 5 प्रश्न पूछे हैं। पांचों प्रश्न राजनीतिक प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी है कि क्या 75 साल पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी रिटायर कर दिए जाएंगे, जैसे आडवाणी रिटायर कर दिए गए, जैसे मुरली मनोहर जोशी रिटायर कर दिए गए। अभी अगस्त और उसके पहले जून में मोहन भागवत के 2 बयानों को नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना बताकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी प्रतिक्रियाएं दी थीं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष अचानक आरएसएस में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगा? अगर आपको इसकी वजह समझनी है तो जरा इस सवाल को थोड़ा सा बदलकर, थोड़ा सा उलट करके, थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखकर समझने की कोशिश करते हैं। सवाल चलिए ये पूछते हैं कि क्या विपक्ष ये मानने को मजबूर हुआ है कि उसका असली मुकाबला आरएसएस से है, न कि भारतीय जनता पार्टी से? आरएसएस घोषित तौर पर राजनीति के प्रश्न हल नहीं करता। आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, वो राजनीतिक संगठन नहीं है। और ये बात वो साफ तौर पर कहता है बीजेपी से अपने संबंधों के बावजूद। और ये बात सबको साफ साफ है कि आरएसएस करता क्या है। लेकिन जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस बेसिकली उसका रोल क्या है बीजेपी की राजनीति में। आरएसएस विचारधारा को आकार देता है और वही विचारधारा बीजेपी का संबल बनती है, उसका मोटो बनती है। उसके आधार पर बीजेपी की रणनीतियां और नीतियां तय होती हैं। नरेंद्र मोदी की सफलताएं क्या हैं पिछले 10 साल में? जो बड़ी सफलताएं हैं मैं उनको मोटे मोटे तौर पर बताने की कोशिश करता हूं। बड़ी सफलताएं क्या हैं? जनधन खाते, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान, डिजिटल पेमेंट, मेक इन इंडिया, यही है नरेंद्र मोदी की बड़ी सफलताएं। आदि इत्यादि कुछ और चीजें भी होंगी। ये क्या है? ये जो सफलताएं हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ये क्या हैं? ये हैं एकात्म मानववाद के प्रायोगिक उदाहरण। एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के प्रायोगिक उदाहरण है ये। आरएसएस की विचारधारा के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बीजेपी के पहले के स्वरूप जनसंघ के लिए यही राजनीतिक दर्शन दिया था, एकात्म मानववाद। और बीजेपी भी इस एकात्म मानववाद को अपना राजनीतिक दर्शन मान करके आगे चल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने योजना निर्धारण और सार्वजनिक जीवन के संदर्भों में भारतीय संस्कृति के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नए सिरे से परिभाषित और प्रचारित किया था। इस एकात्म मानववाद में शरीर, मन, आत्मा और विवेक को दृष्टिगत रखते हुए हर एक के उत्थान की यही कल्पना ही तो नरेंद्र मोदी के जो योजनाएं हैं उसका बेसिस हैं।
नरेंद्र मोदी की सफलताओं में भारत से डिटैच करके पाकिस्तान का ग्लोबल रेलेवेंस कूटनीति की दुनिया में खत्म करने, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर एक नीतिगत वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का प्रयास करने और यूएन जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए एक व्यापक मुहिम चलाने में सफल होने में है, ये नरेंद्र मोदी की कुछ सफलताएं हैं। और ये सफलताएं आरएसएस के दृष्टिकोण का ही तो परिणाम है। जो आरएसएस जो दृष्टिकोण रखता है, अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी पूरी फिलॉसफी है, कैसे राष्ट्रों के बीच संबंध हो, कैसे धरती पूरी पूरा ये वसुधैव कुटुंबकम का उसका जो भारतीय संस्कृति का विचार है उसको आरएसएस जैसे प्रोपेगेट करता है। तो नरेंद्र मोदी ने ये जो इंटरनेशनल एरेना में जो सफलताएं हासिल की हैं, ये आरएसएस से मिली हुई सीख का परिणाम है। नरेंद्र मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी कह गए थे, हिंदू तन मन हिंदू जीवन। और देश का सुप्रीम कोर्ट एक नहीं, एक से अधिक बार, शायद 2 बार या 3 बार, उसने हिंदूवाद को जीवन पद्धति कहा है। हिंदुइज्म इज द वे ऑफ लाइफ, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन नरेंद्र मोदी ही ये साहस दे सके कि भारत में अब हिंदूवाद सार्वजनिक तौर पर हीन या डर की भावना से ग्रसित नहीं होता। आप प्रधानमंत्री हैं और पूजा कर रहे हैं तो आप सार्वजनिक तौर पर उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं होता। आप राजनेता हैं तो आप अपनी संस्कृति से परे हो जाएं, विमुख हो जाएं भारतीय संस्कृति से। तो अब ऐसा नहीं होता। वरना पहले क्या होता था? पहले इफ्तार सेकुलर थी और राम मंदिर सांप्रदायिक था। नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति को बदला है बीते 10 साल में। यह आरएसएस के उसी विजन को लागू करना है जिसमें आरएसएस भारत के भूभाग में रहने वाले हर एक व्यक्ति को हिंदू मानता है, भले उसका धर्म या मजहब कुछ भी हो। यानी नरेंद्र मोदी के 10 साल में आरएसएस की विचारधारा ने देश में वैसी स्वीकृति हासिल की जो शायद आरएसएस के लगभग 100 साल के इतिहास में हासिल नहीं हो सकी थी। अगले साल आरएसएस 2025 में 100 साल का हो जाएगा और आरएसएस को ऐसा व्यापक फलक, उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसकी कार्य पद्धति को इस तरह से सार्वजनिक स्वीकृति भारत के भूभाग पर नरेंद्र मोदी के इन 10 सालों के पहले तक नहीं मिल सकी थी। और अब जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे हैं, जब वो देश की सत्ता संभाल रहे हैं और उनके पीछे योगी, अन्नामलाई, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे अगली पीढ़ी के ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व पर बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि उसको बढ़ चढ़ करके सार्वजनिक जीवन में उनका प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर नीति, रणनीति का निर्धारण करते हैं। तो एक बदलाव है, एक ऐसा बदलाव है जो भारत के राजनीतिक जीवन में 2014 के पहले तक नहीं दिखा था। और इसलिए अब आरएसएस का जो विचार था, अब वो सर्वमान्य, सर्वस्वीकृति वाला एक विचार, अगर आप सर्वस्वीकृति वाला नहीं भी कहना चाहें तो इसको मेजॉरिटी का विचार, स्वीकृत विचार आप जरूर मान सकते हैं। और यही बात विपक्ष के नेताओं को, जो तुष्टीकरण की राजनीति को, जिन्होंने अपना पूरा
एक पद्धति मान लिया था, तुष्टीकरण करेंगे कुछ वोटों का धार्मिक आधार पर, कुछ वर्गों का, और हिंदू को उसको हीन दिखाएंगे और उनका काम चल जाएगा। लेकिन इस पूरे नैरेटिव को नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दिया है और आरएसएस की जो सोच है वो सोच अब इस देश को पुष्पित, पल्लवित और एक गाइड की भूमिका में है। और इसीलिए विपक्ष के नेता शायद अब बीजेपी से उतना नहीं डर रहे जितना आरएसएस से डर रहे हैं। और इसीलिए आरएसएस निशाने पर है, किसी भी तरह से निशाने पर हो। हेमंत सोरेन चूहा कह दें, अरे भाई आप रोहिंग्या के लिए तो एक बार भी नहीं कहते हैं, लेकिन आरएसएस के लोगों को जो कम से कम आदिवासी इलाकों में जिसने लाखों की तादाद में क्रिश्चियन मिशनरीज के एजेंडे को कामयाब नहीं होने दिया है, लोगों को धर्म परिवर्तन होने से बचाया है, जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, उनको आप चूहा कह करके भगा देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रश्न पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सामान्य प्रश्न तो किसी से भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की जो पूरी थॉट प्रोसेस है वो वहां संवाद नहीं कर रहे हैं, वो वहां टारगेटिंग कर रहे हैं, सीधे निशाना लगा रहे हैं। बलून पर जैसे होता है ना, बलून पर निशाना लगा देना एकदम, जिससे आपको आपने देखा ना कि बलून बहुत सारे होते हैं, उस पर निशाना लगा दीजिए आपको इनाम मिल जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी जो है वो चिट्ठी उसी तरीके से बलून टारगेटिंग है, आरएसएस टारगेटिंग है, जिसमें उनका मकसद संवाद करना नहीं या एक पॉलिटिकल कुछ राजनीतिक सवालों से एक ईमानदार जवाब हासिल करने में नहीं है। उनकी दिलचस्पी आरएसएस को निशाना बनाने में है। और जयराम रमेश ने भी यही कहा था। कुछ साल पहले राहुल गांधी आरएसएस को सीधा निशाना बनाते थे और उसमें आरएसएस के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तक किया था जिस पर मानहानि के मुकदमे आरएसएस झेल रहे हैं राहुल गांधी। तो कुल मिलाकर के आरएसएस क्या है, आरएसएस इन लोगों की आंख का कांटा बन गया है, इन लोगों की आंखों में गड़ने लगा है आरएसएस। और यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी आरएसएस की विचारधारा के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाए हुए हैं, तब निशाना आरएसएस पर है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो समर्थन में या विरोध में, दोनों स्थितियों में आपका स्वागत है। अगर आपके विचार पर मुझको इंटरेक्शन करने की वजह मिली तो मैं ज़रूर इंटरेक्ट करूंगा, आपसे आपका विचार जानने की कोशिश करूंगा। मेरे दर्शक भी उससे लाभान्वित होंगे। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आपको मैं भारत के राजनीतिक और भू राजनीतिक मसलों पर ऐसी ही एनालिसिस आपको देने की कोशिश करूंगा। आपको खबरें तो बहुत जगहों पर मिल जाएंगी, सब जगहों पर मिल जाएंगी, लेकिन एक फ्रेश पर्सपेक्टिव शायद कहीं और न मिले। इस तरह का फ्रेश पर्सपेक्टिव जिससे आपके दिमाग की कुछ इंद्रियां खुलेंगी, कुछ ज्ञान चक्षु का शायद विस्तार हो, और शायद आपके इंटरेक्शन से, आपके साथ संवाद से मुझको भी कुछ ज्ञान हासिल हो। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।